नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, देख लो। ये है चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ठीक है। देखो, ये चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछते भी है, नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी का ये 12th क्लास का चैप्टर है तो हम लोग को पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या है? सरकारी सरकारी बजट बजट एवं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। ठीक है। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग अगर लिखते हैं तो सरकारी बजट क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ। सरकारी बजट सरकारी बजट सरकारी बजट 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 किसी देश का, किसी किसी देश की देश की सरकार सरकार का सरकार का वार्षिक वार्षिक वित्तीय वित्तीय विवरण होता है। विवरण होता है। ठीक है। मतलब ना, सरकारी बजट क्या होता है, किसी देश का सरकार का वार्षिक वित्तीय वितरण होता है। ठीक है। और ये जो होती है, ये सरकार एक वर्ष, मतलब बोल सकते हो, जिसमें 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 यह बताया जाता है 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 क्या बताया जाता है कि सरकार एक वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष में कितना पैसा कितना कितना पैसा पैसा खर्च करेगी खर्च करेगी करेगी मतलब व्यय करेगी, ये होता ना। और भारत का जो वित्त वर्ष है, भारत का वित्त वर्ष अगर देखोगे, भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या है, वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये होता है हमारे देश का वित्तीय वर्ष। मतलब ना, ये बेस वर्ष माना जाता है, तो यही सरकारी बजट है। सरकारी बजट में क्या है, किसी देश की सरकार का वार्षिक वितरण होता है। वार्षिक वितरण मतलब 1 साल का, पूरा 1 साल का लेखा जोखा होता है, वितरण होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि सरकार एक वित्तीय वर्ष में कितना पैसा क्या करेगी, खर्च करेगी। कहाँ करेगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर भी हम लोग बोल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर, तो देखो, गवर्नमेंट जो होती है ना, वो 1 वर्ष का फाइनेंशियल ईयर प्लान करती है कि हमारा टारगेट क्या होगा। ठीक है। कैसे? जैसे गरीबी हटाना हो, विकास का कार्य करना हो, रोजगार बढ़ाना हो, अर्थव्यवस्था को बैलेंस करना हो, क्या होगा। बिना गवर्नमेंट बजट का पॉसिबल है नहीं, बिना गवर्नमेंट बजट का पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना होता है, पहले बजट तैयार करना होता है, पूरा 1 साल का टारगेट रखते हैं कि क्या कंडीशंस रहेगा 1 साल में, कितना हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, गरीबी कितना हटाएंगे, विकास का कार्य कितना करेंगे, रोजगार बढ़ाना होगा, अर्थव्यवस्था को स्थिर करना होगा,
ये सब होती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये था डिफिनेशन जो हम लोगों ने कर लिया। अब आगे चलते हैं। देखो मैं इकोनॉमिक्स का ये 12th क्लास का जो फर्स्ट बुक है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका ये लास्ट का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, मतलब एक चैप्टर इसके बाद और रहेगा। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर पूरी तरीका से कंप्लीट कर लिया। फिर मैं इसका एमसीक्यू कराऊंगा, पूरा एमसीक्यू जो भी इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू है ना वो कराऊंगा एनसीईआरटी के। मैं किसी बुक का नहीं कराऊंगा, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं फालतू चीज नहीं पढ़ता हूँ जो मेरे को एग्जाम में उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं एनसीईआरटी का कराऊंगा एमसीक्यू, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो बजट का प्रमुख 2 भाग होता है। आप देखोगे ना बजट का प्रमुख 2 भाग होता है। अगर आप देखोगे बजट का बजट के 2 प्रमुख भाग होती है। प्रमुख भाग एक होती है, देखो प्रमुख भाग क्या होती है, एक होती है राजस्व बजट, राजस्व बजट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू बजट। और एक होती है पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट मतलब समझ रहे हो, कैपिटल बजट ये है। तो देखो सरकार जब भी बजट तैयार करती है तो उसका 2 फोकस होता है, एक राजस्व बजट होता है और एक पूंजीगत बजट होता है। मैं बताऊंगा ये क्या होती है। राजस्व बजट मतलब ना रेवेन्यू कितना जनरेट होगा उसकी बजट तैयार किया जाता है, और एक पूंजीगत बजट होता है कितना हम खर्च करेंगे ये होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझते हैं। तो बजट का 2 प्रकार होता है। देखो एक होती है राजस्व बजट रेवेन्यू बजट, और एक होती है पूंजीगत बजट। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं इसके डिटेल में। देखो सबसे पहला है राजस्व बजट, जिसको बोला जाएगा राजस्व बजट। राजस्व बजट राजस्व बजट मतलब रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट देखो इसमें क्या होती है ना, इसमें सरकार की वो सारी आय और व्यय शामिल होता है राजस्व बजट में। मतलब बोल सकते हो इसमें इसमें सरकार की वे सारी आय और व्यय और व्यय शामिल होते हैं जो जो रेवेन्यू रेवेन्यू अकाउंट से संबंधित होता है। रेवेन्यू अकाउंट से संबंधित होता है।
ठीक है। देखो मतलब ना, इसका मतलब ना कि सरकार की वो सारी आय, कितना इनकम किया सरकार ने और कितना उन्होंने खर्च किया, वो सब शामिल होते हैं। वो किसमें शामिल होता है? रेवेन्यू अकाउंट से संबंधित होता है। जैसे कितना उसका सरकार का कर आया, कितना शुल्क आया, कितना सरकार ने वेतन दिया, कितना पेंशन दिया, कितना अनुदान दिया। अनुदान मतलब समझते हो ना, अनुदान मिला, कहीं से मिला या किसी को दिया, ये सब इसी में आती है अनुदान। समझ रहे हो ना? तो ये राजस्व बजट होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब ना टैक्स रेवेन्यू में आयकर, वस्तु, जीएसटी सब शामिल होती है। और एक होती है जिसमें सरकारी सेवाओं से शुल्क, जैसे ब्याज, शुल्क लिया जाता है, लाभांश होती है, ब्याज होती है, वो सब होती है। मतलब ना राजस्व व्यय में शामिल होते हैं सरकारी का वेतन, पेंशन, अनुदान, रक्षा का खर्च। रक्षा का खर्च मतलब डिफेंस का, रक्षा का खर्च, ब्याज भुगतान, ब्याज सरकार ब्याज भुगतान करती है ना, भुगतान ये सब होती है। तो ये सब क्या हो जाती है? रेवेन्यू बजट में आता है। रेवेन्यू बजट में जनरली ये समझो ना कि कितना सरकार ने आय किया और कितना उन्होंने व्यय किया, ये सब शामिल होता है। किसमें? रेवेन्यू अकाउंट से संबंधित होता है, जिसमें सरकार को ने के कितना कर आया, शुल्क कितना दिया, वेतन कितना बांटा, पेंशन कितना दिया, अनुदान कितना दिया, रक्षा का खर्च कितना हुआ, ब्याज भुगतान कितना किया। मतलब जनरली ना सीधा मतलब ना आय और इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है, वो राजस्व बजट में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगला है पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट का मतलब कैपिटल बजट। देखो इसको समझते हैं, कैपिटल बजट। इसमें सरकार की दीर्घकालिक संपत्तियां और लेनदारी का लेखा जोखा होता है। मतलब ना इसमें लेन देन तो शामिल होते हैं जो देश की पूंजी को प्रभावित करती है, जैसे ऋण लेना, संपत्ति का बिक्री करना, निवेश की वापसी करना। जैसे पूंजीगत व्यय समझ रहे हो ना, सड़क, पुल, भवन का निर्माण, ऋण की अदायगी, ये सब होती है। ठीक है, तो समझ लो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हूँ कि इसमें सरकार की दीर्घकालीन संपत्ति और देनदारी का लेखा होता है। ठीक है, पूंजीगत बजट में इसमें भी जानते हो ना दो तरह से होता है। एक तो पूंजीगत प्राप्ति होती है, मतलब ना एक देखो इसमें क्या होगा, एक तो होगा कैपिटल रिसीव, एक होगा कैपिटल रिसीव, एक तो होगा कैपिटल रिसीव और दूसरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल
एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर, मतलब ना पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय ये होती है। देखो पूंजीगत प्राप्ति मतलब क्या होती है ना, जैसे किसी से मान लो पैरो किया, ऋण ले लिया सरकार ने, ऋण लेना, तो इसी में आएगा पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट में। या कोई जैसे मान लो कोई पीएसयू कंपनी था, उसको बेच दिया, सेल कर दिया, तो ये भी इसी में आ जाएगा। या सरकार ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, सरकार भी तो इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सब किस में आ जाएगा, पूंजीगत निवेश की वापसी, निवेश की वापसी मतलब ना सॉरी, मान लो कि सरकार ने बहुत पहले निवेश किया था, या कोई कंपनी बहुत बड़ी थी जिन्होंने सरकार को निवेश कराया, बहुत बड़ी कंपनियां आई जो निवेश किया, जो पैसा आएगा ना वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। अब पूंजी एक्सपेंडिचर में क्या होती है ना, कि जैसे मान लो सड़क बनाया, सड़क बनाया, पुल बनाया गया, भवन का निर्माण हुआ, भवन निर्माण हुआ, ऋण की अदायगी किया, ऋण की अदायगी, मान लो ऋण लिया था तो ऋण तो देगो ना, तो ऋण अदायगी, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। समझ में आ गया। देखो सरकार का क्या होती है, दूसरा होती है कि रेवेन्यू बजट होता है, और एक होता है कैपिटल, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में वो होती है जो सरकार पैसा खर्च भी करती है और इनकम भी करती है, मतलब आय और व्यय दोनों शामिल होता है किसमें, रेवेन्यू बजट में। जैसे मान लो किसी ने टैक्स दिया तो सरकार के खजाना में जाएगा, अब वो क्या करेगा, कर्मचारी को वेतन देगा, वहां पे खर्चा भी होगी, तो रेवेन्यू बजट में आता है। लेकिन पूंजीगत बजट में क्या होती है ना, इसमें भी क्या होता है, ये तो रिसीव होगा या एक्सपेंडिचर होगा। जैसे पूंजीगत प्राप्ति में मान लो कहीं से ऋण ले लिया, तो ऋण लेगा तो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, मान लो लॉन्ग टर्म के लिए सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है, जैसे सड़क कर रही है, पुल बना रही है, भवन का निर्माण कर रही है, ऋण कहीं से ले रही है, ऋण ले नहीं रही है, ऋण लिया हुआ का अदायगी कर रही है, तो सब इसमें आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो बजट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम सरकार, जो सरकार होती है वो बजट क्यों बनाती है, तो बजट इसलिए बनाती है ना कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, संसाधनों का उचित वितरण हो, समय समय पे हर जगह समाज में हर एक नागरिक को सही समय पे सही चीज मिल सके, सामाजिक न्याय हो, गरीबी और जो पिछड़े वर्ग है उसकी कल्याणकारी योजना को सफल तरीका से हर एक व्यक्ति को पहुंचाया जाए, आर्थिक वृद्धि का प्रोत्साहन करना, जैसे उद्योग, कृषि, सेवा में निवेश करना और रोजगार सृजन करना, मीन्स सरकार अपने व्यय से नए रोजगार का अवसर पैदा करना, ये किसका काम है, सरकार का, और यही फायदा होती है बजट में, बजट तैयार करने का। क्योंकि बिना बजट का सरकार कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा ना कि मैंने कितना इनकम किया और कितना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, तो वो बजट तैयार कर लेती है। आगे चलते हैं, देखो क्या होती है ना, बजट का प्रकार भी होता है, टाइप्स ऑफ बजट, बजट, बजट का प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, देखो बजट का प्रकार में तीन तरह का बजट होती है, देखना, एक होती है संतुलित बजट, संतुलित बजट,
इसका मतलब हुआ बैलेंस, बैलेंस बजट। और एक होती है घाटा बजट, घाटा बजट, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में डिफिशिएट, डिफिशिएट बजट। और एक होती है अधिशेष बजट, अधिशेष बजट। बजट मतलब बोल सकते हो सरप्लस, सरप्लस बजट। देखो इसमें क्या होती है ना, मतलब ना देखो बैलेंस बजट का मतलब होता है जितना सरकार ने आय किया उतना खर्च हो गया, व्यय हो गया, तो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। यही हुआ ना। मतलब मान लो कि सरकार ने 100 रुपया अर्न किया और 100 रुपया ही खर्च कर दिया, तो क्या हो गया, जीरो। ना सरकार को घाटा लगा ना फायदा हुआ, तो जीरो। ये होती है संतुलित बजट। लेकिन घाटा बजट में क्या हुआ, व्यय ज्यादा हो गया, व्यय जो है वो ज्यादा हो जाए आय से। मान लो कि सरकार ने 500 रुपया इनकम किया और 1000 रुपया खर्च कर दिया, देख रहे हो ना, माइनस में 500 है। तो ये होती है डेफिशिएट बजट। मतलब ना जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाए, तो आप बोल सकते हो ना कि विकास के लिए धन उपलब्धता होता है लेकिन मुद्रास्फीति का खतरा रहता है। अब है अधिशेष बजट। मतलब ना इसमें है ना कि आय ज्यादा हो गया व्यय से, आय ज्यादा हो गया व्यय से। मतलब इनकम, अगर मान लो सरकार ने 1000 रुपया कमाया और 500 रुपया ही खर्च किया, तो 500 रुपया देखो प्लस में रह गया कि नहीं, तो ये हो गया हमारा सरप्लस बजट। देखो जब सरकार की आय उसके व्यय से अधिक हो जाए ना, तो ये मुद्रास्फीति घटाने में उपयोगी किया जाता है। जब भी मान लो जब मुद्रास्फीति मतलब ना महंगाई बढ़ गया, तो उसमें सपोर्ट करती है। तो ये 3 तरह का बजट होता है। एक तो संतुलित बजट, जहाँ पे आय और व्यय दोनों बराबर हो जाए। घाटा बजट का, जब व्यय ज्यादा हो आय से, तो घाटा बजट। अधिशेष बजट मतलब सरप्लस बजट का मतलब आय ज्यादा हो जाए व्यय से, तो हम लोग इसको सरप्लस बजट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, यह तो देखो ये बजट के प्रकार था। आगे चलते हैं। देखो अब होती है ना बजट, घाटा का भी बहुत सारे प्रकार होती है। जैसे घाटा हो गया, तो घाटा को भी बहुत सारे प्रकार होती है। तो जो बजट घाटा है ना, उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया। जो बजट घाटा भी मैंने बताया, बजट बजट घाटा, उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। देखो 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का हिंदी में आप लिख सकते हो रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू डिफिशिएंट। देखो इसमें क्या होती है ना, इसमें समझो। देखो जब सरकार की राजस्व प्राप्ति उसकी राजस्व व्यय से कम हो जाए, मतलब ना, मतलब बोल सकते हो कि जो राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति, प्राप्तियां क्या हो जाए, कम हो जाए। किससे,
राजस्व व्यय से, राजस्व व्यय से। तो ऐसे को कहा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब ये बताता है ना कि सरकार अपनी नियत आय से अपने दैनिक खर्च पूरे नहीं कर पा रही है। समझ रहे हो ना? मतलब ना सरकार की, जब सरकार की राजस्व प्राप्ति उसकी राजस्व व्यय से कम हो जाए। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? देखो इसको मैं डिटेल समझाता हूँ, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो इसको समझते हैं, राजस्व बजट क्या होती है। मतलब ना ऐसे समझो ना कि अगर मान लो सरकार ने 100 रुपया कमाया और खर्च कर दिया 500 रुपया, तो माइनस में 400 रुपया है ना, तो ये तो घाटा में है, तो राजस्व घाटा। देखो मतलब सरकार का जो घाटा होता है, डेफिसिट का मतलब होता है ना सरकार के पास जितना पैसा आता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। मतलब ना सरकार की जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो असंतुलन है। मान लो इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है? बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो इसी को बोला जाता है राजस्व घाटा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि घाटे से पता चलता है ना कि सरकार को अपना खर्च पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। उधार लेना पड़ता है मतलब समझ रहे हो ना, बैरो करना पड़ता है, बैरो। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ तक यही होती है, यही बोलती है राजस्व घाटा, कि राजस्व प्राप्ति जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम हो जाता है, तो उसी को राजस्व घाटा कहा जाता है। मान लो राजस्व प्राप्ति में जो सरकार है ना, वो जैसे वो टैक्स से या गैर टैक्स से मिलती है, जीएसटी आयकर से, शुल्क से, और वो खर्च तो होते हैं बट अपनी दैनिक जैसे वेतन, पेंशन, भुगतान, सब्सिडी आदि पर करती है। तो क्या होती है, सरकार जो कमाई है ना पूरा खर्च करने के लिए प्राप्त नहीं है, उसी के लिए हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। मान लीजिए कि सरकार का राजस्व प्राप्ति हुआ 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़, और बेचारा सरकार को पैसा ही नहीं है, उसको राजस्व व्यय करना पड़ रहा है 120 करोड़। तो क्या हो रही है, 20 करोड़ देखो यहाँ पे घाटा हो जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो राजस्व घाटा ये बोलती है कि राजस्व प्राप्ति जो है वो राजस्व व्यय से कम पड़ जा रहा है। मतलब सरकार जितना इनकम कर रहा हो उससे कई गुना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये मतलब सरकार अपनी जो करंट आय है ना वो नियमित खर्च को पूरा नहीं कर पा रही है पूरी तरीका से। ठीक है, आगे देखो, आगे है आगे देखो है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय, राजकोषीय घाटा, घाटा इसका मतलब फिजिकल फिशियल डेफिसिट। ठीक है, ये देखो इसमें क्या होती है ना, मतलब ना इसका जो सरकार का कुल व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर है, और टोटल जो रिसिप्ट बैरिंग है उसके बीच का अंतर है। मतलब कह सकते हो, देखो राजस्व घाटा जो होती है, राजकोषीय, राजकोषीय जो घाटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं जो सरकार का कुल व्यय हुआ, कुल उन्होंने सरकार ने क्या किया, खर्च किया, कुल व्यय से माइनस करते हैं राजस्व प्राप्ति, राजस्व
प्राप्ति प्राप्ति प्लस गैर गैर ऋण ऋण पूंजीगत प्राप्ति। मतलब समझ रहे हो, राजकोषीय घाटा का मतलब हो गया कि जितना सरकार खर्च कर रही है, जितना सरकार खर्च कर रही है और उसमें से राजस्व प्राप्ति हो रही है और गैर पूंजीगत प्राप्ति हो रही है, उसका जो होती है डिफरेंस। आसान भाषा में समझो कि अगर सरकार ने मान लो 100 करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्च किया, ठीक है, सरकार ने कुल व्यय 100 करोड़ किया, लेकिन कुल आय जो था, कुल जो इनकम हुआ वो कितना हुआ, 90 लाख। 100 लाख करोड़ मतलब 90 करोड़ हुआ, मान लो 90 करोड़। और उसमें भी उधारी को छोड़ दो, उधारी को छोड़ के, उधारी जो लिया था ना उसको छोड़ दो, तो देख रहे हो ना यहाँ पे 10 करोड़ का घाटा हो रहा है। ये हो गया इसका आंसर। मतलब ना सरकार को अपना बजट संतुलित करने के लिए 10 करोड़ उधार लेना पड़ा था, यही आ रही है। मतलब ना ऐसा समझो कि सरकार ने कुल खर्च किया 100 करोड़ रुपया, लेकिन राजस्व प्राप्ति हुआ कितना, मात्र 90 करोड़। और उसमें भी उधार छोड़ दो, जो उधार लिया था वो छोड़ दो, तभी देखो 10 करोड़ का माइनस में है। इससे क्या होती है ना कि जो अर्थव्यवस्था ना, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो काफी इंपॉर्टेंस शो करता है। इससे क्या हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि सरकारी जो सरकार है ना, सरकार कर्ज लेकर खर्च बढ़ाती है। इससे क्या होगी, आरबीआई को नोट छापना पड़ सकता है और डिफिशिएंट फाइनेंसिंग हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि राजकोषीय घाटा की कुल उधारी की आवश्यकता बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया राजकोषीय घाटा। देखो आगे है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा प्राथमिक घाटा। देखो प्राथमिक घाटा इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा देखो, राजकोषीय घाटा से जो ब्याज भुगतान होगा, मतलब ना इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, उसको घटाने से जो शेष बचता ना, वही प्राइमरी डेफिसिट होता है। मतलब बोल सकते हो प्राथमिक घाटा क्या होगा, जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा में से माइनस कर देंगे ब्याज भुगतान, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा प्राथमिक घाटा। मतलब बोल सकते हो ना कि यह बताता है ना कि सरकार का जो खर्च है वो ब्याज चुकाने के बिना कितना अधिक है। मान लो सरकार का राजकोषीय घाटा 10 करोड़ है और ब्याज भुगतान कर दिया 6 करोड़, तो 4 करोड़ उसका प्राथमिक घाटा है। मान लो कि अगर राजकोषीय घाटा 10 करोड़ है और ब्याज भुगतान में उन्होंने 4 करोड़ खर्च कर दिया है, तो भी उसके पास देख रहे हो ना 6 करोड़ का प्राथमिक घाटा है। ठीक है, तो अगर प्राथमिक घाटा शून्य हो जाए तो इसका अर्थ पता है, सरकार का जो नया खर्च
पुराने कर्जों का भुगतान तक सीमित है और कोई नया खर्च नहीं बढ़ा है। समझ रहे हो ना? सिंपल में समझो ना कि राजस्व घाटा वो होती है सरकार की दैनिक कमाई से ज्यादा खर्च हो जाए बस। और राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय और कुल आय के उधार को अंतर, उधार को छोड़ के। और प्राथमिक घाटा क्या होती है? जो राजकोषीय घाटा है वो ब्याज भुगतान को हटा दो, असली खर्च कितना है वो पता चलता है। ठीक है, मतलब शॉर्ट में मैं लिख दूं क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखो क्या है, देखो पहला मैंने क्या बताया, राजस्व घाटा, राजस्व राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होगा? राजस्व घाटा होगा ना जो सरकार का दैनिक कमाई है टैक्स जोड़ के, मतलब कमाई, सरकार का कमाई, कमाई मतलब इनकम, इनकम और खर्च। सरकार का खर्च भी तो होता है, तो मतलब राजस्व घाटा है ना कि मतलब खर्च से ज्यादा है, कमाई और खर्च से ज्यादा। अगर कमाया मान लो 1,000 करोड़ सरकार ने और खर्च कर दिया 1,500 करोड़, तो भी देख रहे हो ना कितना घाटा हो रही है, 500 करोड़। तो ये हो गया राजस्व घाटा। दूसरा है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है ना कि कुल व्यय उन्होंने कितना खर्च किया, कुल व्यय किया मतलब कुल उन्होंने कितना खर्च किया, उसमें से माइनस कर देते हैं कुल आय, कुल आय, कुल आय। लेकिन कंडीशन है उधार छोड़कर, उधार जो लिए है ना उधार को छोड़ना पड़ेगा यहाँ। जैसे मान लो सरकार ने मान लो सरकार ने मान लो सरकार ने 2,000 करोड़ इनकम किया, ठीक है, और खर्च कर दिया 3,000 करोड़। तो देख रहे हो ना 1,000 करोड़ का यहाँ पे भी राजकोषीय घाटा हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने बताया प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होती है? राजकोषीय घाटा में, राजकोषीय घाटा में हम क्या करेंगे? ब्याज भुगतान को माइनस कर देंगे, ब्याज भुगतान को माइनस कर देंगे तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। जैसे मान लो राजकोषीय घाटा 1,000 करोड़ था और ब्याज भुगतान था 60 करोड़, तो देख रहे हो ना यहाँ पे 940 करोड़ अभी भी प्राथमिक घाटा है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये था हमारा बेसिक पॉइंट जो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई लोग आपको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बस इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, तो कुछ फैक्ट है जो हम लोग को याद रखना है। जैसे भारत का पहला बजट कब शुरू किया गया था? 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। भारत का जो पहला बजट था वो 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था।
और भारत का पहला स्वतंत्र बजट 1947 में शुरू हुआ था आर.के. चिट्ठी के द्वारा। समझ रहे हो आप? हाँ, तो ये बेसिक चीज था जो आपको याद रखना है। तो हम लोग का ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।